Assalamualaikum. Welcome to my channel BSc in Generic for All. So today we are going to discuss community health nursing. Community health nursing में आज हम पढ़ेंगे international health organizations and nursing organizations. इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी बनाई गई हैं टू प्रमोट हेल्थ एंड टू रेगुलेट हेल्थ, और नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी बनाई गई हैं नर्सेज के वेलफेयर के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए और उनकी एडवांसमेंट के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के लिए जो इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो काउंसिल बनाई गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, इसे मेनली शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया है आईसीएन। आईसीएन जो है ये वर्ल्ड वाइड पे नर्सिंग के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए काउंसिल बनाई गई है जो कि 1899 में बनाई गई थी। 1 जुलाई 1899 को बनाई गई थी। आईसीएन का क्या मिशन है और आईसीएन का विजन क्या है? पहले हम समझते हैं कि मिशन और विजन में क्या डिफरेंस होता है। मिशन जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट डे को, यानी कि आज के दिन को रिप्रेजेंट करता है कि आज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है अपनी अचीवमेंट के लिए। विजन जो है ये रेफर करता है टुमारो को, यानी कि कल आने वाले दिन के लिए, कि उन्होंने क्या सोच रखा है कि वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से उनकी एडवांसमेंट होगी। ही सिंपली मतलब है वांट टू बिकम, यानी कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आगे। सो आईसीएन का मिशन क्या था नर्सिंग के लिए, नर्सेस के लिए क्या मिशन था कि वो चाहते थे कि वो नर्सिंग को रिप्रेजेंट करे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें रिप्रेजेंट करे, उनकी प्रोफेशन को एडवांसमेंट की तरफ लेके जाए, आगे लेके जाए, उनकी वेलबींग को प्रमोट करे, और जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उसके लिए एडवोकेट का काम करें, यानी कि उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसे फॉलो करने के लिए वो लोग कुछ फॉलो करने के लिए जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स चला सकते हैं, डिफरेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंटरवेंशंस कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट सेक्टर्स जो होते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे, अगर ये आईसीएन बनाया गया है तो इससे रिलेटेड जितनी भी और कंट्रीज़ हैं वो सारे, उन सब का हेल्थ सिस्टम जो होता है, उन सब का जो नर्सिंग काउंसिल होता है वो सारे इसके मेंबर्स हैं। सो उनके कोऑपरेशन से वो ये सारी हेल्थ पॉलिसी जो है वो अपनी अपनी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। फिर है विजन क्या है आईसीएन का, यानी कि कल के लिए वो क्या सोचते हैं। तो उनका ये सोचना है कि ग्लोबल कम्युनिटी, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे हमने नर्सेज जो है उनको इतना उन्हें रिकॉग्नाइज करवाना है, उन्हें सपोर्ट देना है ताकि लोग नर्सिंग में इन्वेस्ट कर सके, और हेल्थ फॉर ऑल का जो स्लोगन है वो आगे जा सके, यानी कि उसे हम डिलीवर कर सके, हर एक को जो है वो बेटर हेल्थ, गुड हेल्थ मिल सके। क्योंकि जितना ज़्यादा एडवांसमेंट आएगा इस प्रोफेशन में उतना ही ज़्यादा उसके हेल्थ केयर में भी इन्वेस्टमेंट आएगा और लोगों को हेल्थ अच्छी से अच्छी हेल्थ मिल सकेगी, यानी कि अच्छी से अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल सकेंगी। सो बेसिकली आईसीएन जो है इसके बनाने का क्या मकसद था कि वर्ल्ड वाइड, यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हर एक कंट्रीज़ जो है उन सब की नर्सिंग जो है, उन सब की नर्सिंग पॉलिसीज़ जो है, उन सब की जो नर्सिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें एक दूसरे से मुतारिफ़ कराना है, एक दूसरे से रिकॉग्नाइज करवाना है कि एक कंट्री में जो नर्सिंग प्रोफेशन से लोग बिलोंग करते हैं वो अगर अपनी कंट्री में वो प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री में जाके भी वो वही प्रोफेशन कंटिन्यू कर सके थ्रू लाइसेंस के ज़रिए, थ्रू प्रैक्टिस के ज़रिए से। ओके, सो बेसिकली मकसद ये था। फिर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि आईसीएन जो है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ 12 मेंबर्स होते हैं। ये वाला चैप्टर एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसे आपने अच्छे से याद कर लेना है। इन 12 मेंबर्स में से एक सबसे हेड प्रेसिडेंट होता है, 3 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं और 8 मेंबर्स होते हैं जो कि आईसीएन के वोटिंग बेसिस पे इलेक्ट किए जाते हैं। आईसीएन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको जो है आईसीएन की जो डेफिनेशन है नर्सेस के लिए, उन सबको उस पर जो है खरा उतरना है और उसमें वो सब कुछ नज़र आना चाहिए, यानी कि उनकी जितनी भी जो लिस्ट आउट है, यानी कि वो जो चाहते हैं कि उनके मेंबर्स जो है मेंबर एसोसिएशन इस तरह होने चाहिए, तभी जो है उनको फॉलो करके ही दूसरे लोग भी उस तरह जो है वो फॉलो करेंगे।
तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है एक रूल ये रखा गया है कि कोई भी जो है 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा जो है वो लीड नहीं कर सकता, यानी कि अगर प्रेसिडेंट कोई एक दफ़ा इलेक्ट हुआ है और दूसरी दफ़ा भी वही हो जाए तो तीसरी दफ़ा वो इलेक्ट नहीं हो सकता। उसके दरमियान कंसेक्यूटिव हम कहते हैं कि यानी कि एक के बाद एक, यानी कि पहले वो इलेक्ट हो गया, दूसरे साल भी इलेक्ट हो गया, तो तीसरे साल जो है वो इलेक्ट अगर हो भी गया तभी वो जो है ये नहीं चला सकता, बिकॉज क्योंकि इसमें गैप देना ज़रूरी है, किसी और को इलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद आता है मेंबरशिप, यानी कि आईसीएन की मेंबरशिप हमें कैसे मिल सकती है। हाँ, आईसीएन की मेंबरशिप हमें कैसे मिल सकती है। जैसे कि आईसीएन एक इंटरनेशनल काउंसिल है नर्सिंग की, तो ज़रूरी इसके साथ जो है और डिफरेंट कंट्रीज जो है उनकी नेशनल नर्सेस एसोसिएशंस जो होती हैं वो इसके साथ मेंबर्स होती हैं। यानी कि अभी तक जो आईसीएन में है 130 से ज़्यादा नेशनल नर्सिंग एसोसिएशंस जो है वो इससे इसकी मेंबर्स हैं, और ये उन्हें रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड वाइड, ये मिलियंस ऑफ नर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आईसीएन जो है ये डायरेक्टली वर्क करता है विद एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ, किसी भी इशू पे, नर्सिंग प्रोफेशन के रिलेटेड जो भी इशू होता है उसके लिए एक मीटिंग रखी जाती है, हर एक एसोसिएशन का मेंबर जाता है वहाँ पे, वो मीटिंग अटेंड करते हैं और नर्सिंग प्रोफेशन के रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने उनके लिए बेनिफिट्स हैं, उन सब पे वो काम करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल मेंबरशिप जो है वो अवेलेबल नहीं है आईसीएन के लिए। जो भी नर्सेज जो है अगर वो अपने कंट्री के एसोसिएशन के पार्ट है, यानी कि उसका हिस्सा है, तो वो ऑटोमेटिकली आईसीएन का भी हिस्सा होगा। फिर आईसीएन का जो स्ट्रैटेजिक प्लान है 2019 टू 2023 तक, उनका विजन और मिशन जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे भी वही बात की गई है। फिर इसके 3 पिलर्स की बात आती है, यानी कि आईसीएन जो है इसका जो बेस है वो 3 पिलर्स पे रखा गया है। सबसे पहला जो है वो है नर्सिंग, प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि जो भी नर्स है वो बेसिक सही अपनी जो है 5 ईयर डिग्री कंप्लीट करके उसके बाद वो अपना लाइसेंस लेके प्रोफेशनल तौर पे नर्सिंग प्रैक्टिस कर सकती हैं। फिर सेकंड जो इनका पिलर है वो बेस है ऑन द नर्सिंग रेगुलेशन पे, कि इसे हमने किस तरह से रेगुलेट करना है। फिर थर्ड जो है वो है सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि नर्सेज के वेलफेयर, उनके बेनिफिट्स के बारे में भी हमने सोचना है। इनके जो 3 एलिमेंट यहाँ पे जो है डिफरेंट, और उस पे जो इन्होंने काम किया है आईसीएन ने, वो सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस पे बात काम किया है कि हेल्थ में चाहे वो प्रोफेशनल हो या हेल्थ की रिलेटेड पेशेंट की बात हो, सबको इक्विटी और इक्वालिटी से हमने ट्रीट करना है। इक्विटी और इक्वालिटी का डिफरेंस ये है कि इक्विटी जो होती है वो नीड के बेस पे हम जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसे ज़्यादा जो है वो जो है जिसकी ज़्यादा नीड है उसे ज़्यादा मिले। और इक्वालिटी हम कहते हैं कि सबको बराबर, यानी कि सबको बराबर ट्रीट किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए। फिर है अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, यानी कि प्रोफेशनल उसमें अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए उन्हें अकाउंटेबल और उसकी जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है। फिर है इंक्लूसिवनेस, हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रोफेशन की तरफ लेकर आना है ताकि इस प्रोफेशन की एडवांसमेंट हो सके, इसे हम प्रमोट कर सके। फिर है इनोवेटिवनेस लानी है। इनोवेटिवनेस हम कहते हैं हमने कोई क्रिएटिवनेस करनी है, इसे किस तरह से प्रमोट करना है, इसमें किस तरह क्रिएटिविटी लानी है, इसमें किस तरह से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। फिर इसके जो एलिमेंट्स हैं 4 यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं कि ग्लोबल इम्पैक्ट हम इसका देखना चाहते हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट का क्या गोल है कि हम चाहते हैं कि हेल्थ जो है हेल्थ की जितनी पॉलिसीज़ है, हेल्थ को प्रमोट करना जो है, हमने एजुकेशनल लेवल पे हो, चाहे सोशल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो, हमने हेल्थ को प्रमोट करना है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट करना है। हेल्थ जिस तरह से नर्सिंग प्रोफेशन प्रमोट होगा, उसका इम्पैक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा हेल्थ फॉर ऑल का इम्पैक्ट होगा। फिर है मेंबरशिप एम्पावरमेंट देनी, यानी कि
हमने उन्हें बख्तियार करना है। इसका क्या गोल है कि हमारे जितनी भी नेशनल नर्सिंग एसोसिएशन जो आईसीएन के मेंबर्स हैं, उन्हें आईसीएन की जितने हमने तीन पिलर्स हमने डिस्कस किए हैं, इस पे हमने जो है उन्हें इनेबल करना है कि वो इन 3 पिलर्स के रूल्स पे चले और इसे अपने उसमें कंट्री में इम्प्लीमेंट करें, तभी हम ये अचीव कर सकते हैं। फिर थर्ड जो है वो है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, यानी कि हमने ऐसी लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। इसका क्या गोल है कि जब हम अच्छी लीडरशिप, एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, इससे नर्सिंग प्रोफेशन एडवांस होगा। लीडरशिप में क्या होगा कि वो करंट जो नीड्स है और आने वाले फ्यूचर की जो नीड्स है उसे पूरा कर सकेंगे, पॉपुलेशन के, हेल्थ सिस्टम के, चाहे वो फिर नर्सिंग प्रोफेशन का ही हो, यानी कि नर्सेज की भी जो नीड्स है वो भी पूरी कर सकते हैं। फिर है इनोवेटिव ग्रोथ, यानी कि इसमें हम किस तरह से क्रिएटिवनेस ला सकते हैं, इसे किस तरह से वैल्यूएबल बना सकते हैं। फिर है कि आईसीएन की कौन कौन सी फाउंडेशंस है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंटरनेशनल फाउंडेशन पहले रखी गई थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इंटरनेशनल फाउंडेशन रखी गई जो कि आईसीएन का प्रीमियर फाउंडेशन यानी कि सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है। फिर है ये सपोर्ट करता है वो आईसीएन ने जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उनका जो काम है, उनका जो विजन है, उनका जो मिशन है, उस सब में ये हेल्प करता है, उसे सपोर्ट करता है। इसका पर्पस क्या है कि ये सपोर्ट करता है एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, यानी कि नर्सिंग की जो एजुकेशन है उसमें जो रिसर्चेज हो रही है, उस वो जो सर्विस अप्लाई कर रहा है पब्लिक की हेल्थ के लिए, पब्लिक के गुड्स के लिए, उसकी एडवांसमेंट और सपोर्ट में हेल्प करता है। और ये सिग्नेचर प्रोजेक्ट है गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन फंड का, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ही प्रोजेक्ट था। फिर है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस फाउंडेशन, क्या है इंटरनेशनल काउंसिल जो है फॉर नर्सिंग फाउंडेशन जो है ये आईसीएन का स्विस बेस्ड फाउंडेशन है, यानी कि स्विट्जरलैंड में ये बनाया गया था और ये चैरिटेबल, साइंटिफिक और लिटरेरी एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। ये सारी जो है इसमें एमसीक्यूज हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर्स के लिए। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब क्या है ये भी आईसीएन जो है वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग है, यानी कि नर्सिंग के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है। अब हेल्थ के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, यानी कि यूएन जिसे आज कहा जाता है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम शॉर्ट में WHO भी कह सकते हैं। ये स्टैब्लिश हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेड क्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का एक सिटी है जेनेवा। फिर है WHO जो है ये जितनी भी इंटरनेशनल हेल्थ मैटर्स होते हैं पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड, उन सब के लिए जो है उस सब को कोऑर्डिनेट करना, उसकी जो अथॉरिटी होती है उसे किस तरह से मैनेज करना है, वो सारा WHO का काम है। फिर है कि ये WHO बना कैसे था, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वर्ल्ड वाइड बनाई गई थी। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी के लैटर हाफ में कॉलरा जैसी बहुत सारी ऐसी एपिडेमिक्स हमें देखने को मिली। एपिडेमिक्स जो है ये जब लार्ज पॉपुलेशन को डिजीज अफेक्ट करती है उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक से ही फिर पैंडेमिक बनता है। सो एपिडेमिक्स बहुत सारे देखे गए जो इसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, उसकी मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रही थी। तो उस टाइम में यूरोप में जो है इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा हुई। इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंसेस जो है वो 1 by 1 हैंड की जा रही थी यूरोप में, ताकि वो इसके लिए कोई पॉलिसी, कोई प्रैक्टिस बना सके कि हमने किस तरह से लोगों को क्वारंटीन करना है, किस तरह से डिजीज़ की मैनेजमेंट करनी है, लेकिन हो नहीं पा रही थी। फिर लीग ऑफ नेशंस जो है ये एक इंटरनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। 1920 में बनाई गई थी ये। जितने भी डिस्प्यूट वर्ल्ड मैटर्स जो होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसे रिजॉल्व करने के लिए, उसके लिए कोई डिसीजन लेने के लिए बनाई गई थी। इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने इस्टेब्लिश किया, लीग ऑफ नेशंस ने फिर इस्टेब्लिश की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1920 में। इस्टेब्लिशमेंट इसकी कैसी हुई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि यूनाइटेड नेशन जो है ये 1945 को बना, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। ये पीरियड जो था, यानी कि ये जो दौर था, ये एग्रेसिव इंटरनेशनलिज्म का दौर था। इस टाइम बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही थी। तो हेल्थ जो है ये पहले से कहा गया था कि ये यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस पर एक्सेप्टेड नहीं थे, यानी कि इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर ब्राज़ीलियन और चाइनीज़ जो है इन्होंने इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो कि जनरली लोगों
लोगों ने एक्सेप्ट कर ली थी। फिर है कि वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद WHO बन गया। फिर उसके बाद जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसी मैंडेटरी बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो है हेल्थ मैटर्स को रिजॉल्व कर सके। तो उन्होंने बनाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को बन गई और हर साल जो है 7 अप्रैल को ऐसा वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उनके मकासद क्या थे, किस लिए बनाई गई थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनाई गई थी कि जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जितनी भी कंट्रीज की जो हेल्थ सेक्टर्स हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, वो चाहती हैं कि हम वहाँ पे जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज हैं उसे डेवलप करें, उसे इम्प्लीमेंट करें, चाहे फिर वो और इसमें जो वो कहा गया था कि जेंडर एंड एज, इंटीग्रेटेड जेंडर एंड एज सेंसिटिव अप्रोचेस दैट फैसिलिटेट कम्युनिटी एम्पावरमेंट, यानी कि कम्युनिटी एम्पावरमेंट, कम्युनिटी को बाइख्तियार करने के लिए चाहे जिस भी जेंडर से रिलेटेड हो या कोई भी एज के जो लोग हैं, उन सबको हमने सेंसिटिव उन सबको हमने जो है वो हेल्थ प्रोवाइड करनी है और फैसिलिटेट करना है, ताकि कम्युनिटी जो है वो उनकी एम्पावरमेंट हमने फैसिलिटेट करनी है, उन्हें बाख्तियार बनाना है। फिर है कि हमने हेल्थ प्रमोशन करनी है विद मल्टी सेक्टर पब्लिक पॉलिसी, मल्टी सेक्टोरियल जो है उनके अप्रोच के साथ, उनके कोऑपरेशन के साथ हमने हेल्थ को प्रमोट करना है। सेल्फ केयर को प्रमोट करना है, यानी कि हम खुद कैसे जो है कम्युनिटी के लोग जो हैं वो खुद कैसे सेल्फ केयर कर सकते हैं, हेल्थ को किस तरह से हमने प्रोटेक्ट करना है, और थ्रू आउट द लाइफ कोर्स इन कोऑपरेशन विद द रिलेवेंट नेशनल इंटरनेशनल, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल जितनी भी उनके पार्टनर्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, उन सब के कोऑपरेशन से हमने किस तरह से हेल्थ को एडवांस करना है, उसे किस तरह से प्रमोट करना है। फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि हर साल जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये एक मीटिंग कंडक्ट होती है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है। उसका एक डायरेक्टर जनरल होता है जो कि लास्ट डिसीजन मेकर होता है। जेनेवा में जो है हर साल एक डेलीगेशन मीटिंग अटेंड की जाती है, पर 194 मेंबर स्टेट जो है वो इसके जो है वो मेंबर्स है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारी ये मीटिंग अटेंड करते हैं। उसमें जो है हेल्थ के रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वर्ल्ड वाइड वो डिस्कस किए जाते हैं, उस पर डिसीजन मेकिंग की जाती है। लास्ट डिसीजन मेकिंग जो है वो डायरेक्टर जनरल का होता है, और करंट डायरेक्टर जनरल है वो डॉक्टर टेड्रस एडहेनोम है, जो कि एक इथोपियन नेशनलिस्ट है, जिन्होंने अपना 5 टर्म जो है वो स्टार्ट किया था 1 जुलाई 2017 से, और अब तक वो सेकेंड टाइम जो है 5 ईयर के लिए वो वापस से इलेक्ट हो गए हैं 2023 में। फिर है रीजनल ऑफिसेज जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहाँ कहाँ पे है। अफ्रीकन रीजन ब्राजीविला में, कॉन्गो में उसका हेड क्वार्टर है। अमेरिकाज वाशिंगटन रीजन में यूएसए का हेड क्वार्टर है। साउथ एशियन रीजन न्यू दिल्ली में इंडिया हेड क्वार्टर है। यूरोपियन रीजन कॉफिनगोन में डेनमार्क जो है वहाँ पे इसका एक हेड क्वार्टर है। ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन इजिप्ट कायरो में है। वेस्टर्न पैसिफिक रीजन मैनिला में फिलीपाइंस में है। इनके हेड क्वार्टर्स है जो कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में रहते हैं। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन और मिशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है वो क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम हर एक यानी कि वर्ल्ड के हर एक हिस्से में, दुनिया के हर एक हिस्से में लोगों तक जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ जो है वो पहुंचा सके। फिर उनका मिशन क्या है, टू लीड स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेटिव एफर्ट अमॉन्ग मेंबर स्टेट्स, यानी कि जितनी भी स्टेट्स हैं जो कि इनके मेंबर्स हैं उन सब की कोलैबोरेटिव एफर्ट्स से के ज़रिए से ही वो इक्विटी जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं हेल्थ में, यानी कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें सबसे पहले जो है वो हेल्थ मिल सके। जैसे कि करंटली अगर हम देख रहे हैं पैलेस्टीन में जो वॉर हो रही है, तो वहाँ के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करी है, अब ये इक्विटी बेस पे है कि ज़रूरत तो और सबको भी है लेकिन ज़्यादा ज़रूरत अभी वहाँ पे है तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है। डिजीज़ से हमने किस तरह से कम्बैट करना है, कॉप करना है, और क्वालिटी हेल्थ केयर हमने किस तरह से प्रोवाइड करनी है। इसका जो मेन मिशन है वो है कि लोगों को कम से कम सफ़र करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लाइफ जो है वो हम लेंथन कर सके।
फिर है WHO किन किन कामों पे किन किन जो है उस पे वर्क करता है। तो जितनी भी स्पेसिफिक डिजीजेस होती है जो कि अनकंट्रोलेबल होती है, उनकी प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए किस तरह काम करना है। कम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज हमने किस तरह से डेवलप करनी है, जैसे कि हेल्थ फॉर ऑल का स्लोगन है। फैमिली हेल्थ पे काम करती है, एनवायरमेंटल हेल्थ पे काम करते हैं कि एनवायरमेंट की कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट कर रही है हेल्थ को, जैसे कि पॉल्यूशंस वगैरह हो गए है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। हेल्थ स्टेटिस्टिक यानी कि वर्ल्ड वाइड हेल्थ की एनालिसिस की जाती है कि कौन सी डिजीज़ कितनी प्रेवेलेंट है और इसे हमने किस तरह से प्रिवेंट करना है, किस तरह कंट्रोल करना है और किस जगहों पे ज़्यादा है। बायोमेडिकल में जितनी भी रिसर्च वगैरह होती है, जो वैक्सीनेशन वगैरह बनती है हेल्थ के बारे में जितने लिटरेचर्स और इंफॉर्मेशन असेंबल की जाती है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह कोऑपरेशन से हम हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं। WHO का लोगो किस तरह है, ये WHO का लोगो है, इस लोगो से ये वर्ल्ड हेल्थ ग्लोब रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर है कि इसका जो सिंबल है वो यूनाइटेड नेशन लोगो कंसिस्टेड ऑफ यूनाइटेड नेशन सिंबल, यूनाइटेड नेशन का सिंबल है इस पे, सरमाउंटेड बाय स्टाफ विद अ स्नेक कॉइलिंग। इसके उसमें क्या है कि स्टाफ से अराउंड कॉइलिंग यानी कि स्नेक कॉइल्ड हुआ है, स्नेक है इर्द गिर्द, और स्नेक जो है बेसिकली मेडिसिन का सिंबल है, मेडिकल प्रोफेशन का सिंबल है। मेंबरशिप जो है ये ओपन है टू ऑल कंट्रीज के लिए। WHO की जितनी भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन का पार्ट है वो तकरीबन सारी कंट्रीज WHO का भी पार्ट है। फिर है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है, जो कि पाकिस्तान की रेगुलेटर बॉडी है फॉर नर्सिंग के लिए, नर्सिंग वेलफेयर के लिए। तो PNC जो है ये एक खुद मुख्तार ऑटोनॉमस रेगुलेटरी बॉडी है अंडर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक्ट के तहत ये बनाई गई है 1952 और 1973 का। पहले जो 1952 का आइन था उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया गया था, इसे पास आउट किया गया था, और 1973 में भी इसे एक्सेप्ट किया गया था, ताकि के नर्सिंग के लिए भी एक अलग काउंसिल का होना ज़रूरी है। ये जो है जितनी भी नर्सेस, मिडवाइज, लेडी हेल्थ विजिटर और नर्सिंग के रिलेटेड जितनी भी ऑक्सिलरीज हैं जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही हैं, उन सब की रजिस्ट्रेशन, उनको लाइसेंस देना इनका काम है। PNC जो है ये 1948 में इस्टेब्लिश की गई थी पाकिस्तान की 1 साल आज़ादी के बाद। इनका मिशन क्या है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का? पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का क्या मिशन है? तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है ये सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेंट इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन द कंट्रीज डेडिकेटेड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का बेसिकली क्या मिशन है कि वो चाहते हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में उनका एक बहुत ज़्यादा मेन रोल है क्योंकि वो कंट्री में जितनी भी लोग जो कि नर्सिंग स्टडी करते हैं या लेडी हेल्थ विजिटर या मिडवाइफरी यानी कि मेडिकल के रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं उन सबको प्रोफेशनली उनकी डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, उनकी कॉम्पिटेंसीज में उनको सपोर्ट कर रही है, उन्हें डेडिकेट कर रही है कि वो इस तरफ आए, उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है। फिर है कि एम क्या है PNC का? PNC जो है वो उनका एम ये है कि इंक्लूड मॉनिटरिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड नर्सिंग। वो चाहती है, वो उनका एक ये एम है कि जितनी भी नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं नर्सिंग के लिए वो सारे जो है इम्प्लीमेंट किए जाए, उनकी मॉनिटरिंग करना इनका काम है। जितने भी हेल्थ विजिटर्स हैं उनका मिडवाइफरी एजुकेशन प्रैक्टिस बाय प्रोवाइडिंग रजिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अरेंजिंग कंटिन्यू एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर रजिस्टर्ड मेंबर्स। कहते हैं कि जितने भी लोग ये स्टडी कर रहे हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना इनका काम है, और जो ऑलरेडी रजिस्टर हैं उनके लिए हमने किस तरह से और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है, किस तरह अरेंज करनी है, वो सारा जो है PNC का काम है। फिर है PNC की क्या क्या फंक्शंस हैं।
पीएनसी जो है ये जितनी भी जो नर्सिंग एजुकेशन है उसके लिए करिकुलम सेट करना, उसका कोर्स सेट करना, उन्हें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, कौन सी उन्होंने प्रैक्टिस करनी है कौन सी नहीं करनी है, वो सारा अरेंज करना पीएनसी का काम है। पीएनसी जो है वो डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इंस्पेक्ट करती है, उनकी मॉनिटरिंग करती है कि क्या वो वही स्टैंडर्ड जो हमने इस्टेब्लिश किए वो फॉलो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं। पीएनसी जो है ये रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस प्रोवाइड करती है प्रैक्टिस करने के लिए। पीएनसी जो है ये मेंटेन करती है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस को, कि एजुकेशन जो है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और जो प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स जो है हमने बनाए हैं उसके मुताबिक हो, कोई माल प्रैक्टिस ना हो। पीएनसी जो है ये जितने भी 4 प्रोविंशियल नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं उनके साथ क्लोजली वर्क करती है, उन्हें मॉनिटाइज उनकी मॉनिटरिंग करती है कि वो जो है जितनी भी कंट्रीज़ की जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं क्या वो उसी स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं जो हमने बनाए हैं। पीएसी जो है एक एडवाइजरी रोल के तौर प्ले करता है, एक एडवाइजरी रोल फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ नर्सेज, मिडवाइफ्स, एलएचवीज एंड नर्सिंग इन द कंट्री, यानी कि जितनी भी नर्सेज हैं जितनी भी मिडवाइफ्स हैं उन सब के लिए एडवाइजरी रोल जो है उसका वो भी प्ले कर रहा है पीएनसी, उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। पीएनसी जो है मेंटेन एंड एडवाइजरी रोल फॉर द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिगार्डिंग नर्सिंग एजुकेशन नर्सिंग सर्विस, जितनी भी जो भी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है नर्सिंग एजुकेशन के हवाले से उनकी सर्विसेज के लिहाज से जो है ये एक एडवाइजरी रोल प्ले करता है, यानी कि उन्हें एडवाइस देता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। पीएनसी जो है ये कम्युनिकेट करती है पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है वो इनकी एडवाइस से होती है। नर्सिंग के वेलफेयर के लिए जो डिसीजन लिया जा रहा है उनमें भी ये कम्युनिकेट करती हैं गवर्नमेंट के साथ। कौंसिल जो है इनकी मीटिंग की जाती है, जितनी भी जो प्रोविंशियल 4 प्रोविंशियल एनईबीज हैं नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के साथ इनकी मीटिंग होती है। आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज जो है उन सब के साथ इनकी मीटिंग होती है। फिर रिगार्डिंग नर्सिंग एजुकेशन उनके वेलफेयर के लिए वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जाती है और फिर इनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। फिर है पीएनसी जो है ये जितने भी अगर फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन जिसने की हो या फिर कोई जाली डिग्री वगैरह ली होती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया हो तो उनको उनकी रजिस्ट्रेशन से हटा देते हैं, उन पर पेनल्टीज लगाते हैं ताकि जो है आइंदा से ये काम ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर नर्सेज। होप सो आप लोग को आज का लेक्चर जो है आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।